Hey everyone, this is Sneha Srivastava and you are watching VMS Study Classes। जैसा कि आप सामने टॉपिक में देख ही रहे हैं, हमारा आज का चैप्टर है मोशन क्लास 9। मैंने लिख रखा है कि मैं एनसीईआरटी का पेज नंबर 98, 99 और 100 में जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आज इसमें डील करूंगी। दिस इज पार्ट फर्स्ट और ऐसे ही करके हम बाकी के सारे पेजेस रोज 3 पेजेस ही डील करेंगे। ओके, सो फटाफट से इस छोटे से वीडियो में हम ये तीनों पेज को पढ़ लेंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें हम देखेंगे। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो उसे खोल लीजिए, अगर एनसीईआरटी नहीं है और आप तेज लिखते हैं तो कॉपी पेन उठा लीजिए, और अगर वो भी नहीं करना है तो आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में इसे लिख लीजिएगा, डेफिनेटली लिख लीजिएगा। ओके, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या होगा? सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा रिलेटिव मोशन। ये टॉपिक ये हेडिंग बुक में नहीं दी है, जो आपका पहला पैराग्राफ है। अब मैं दिखा दे रही हूँ। हाँ, आपको आज इंटरफेस थोड़ा बदला बदला लग रहा होगा, राइट? यहाँ पे आपके एक साइड पे मैं हूँ और एक साइड पे आपकी बुक है। मैं बुक में आपको दिखाऊंगी कि कहाँ मैं पढ़ा रही हूँ और कहाँ आपको अंडरलाइन करनी है। इससे आपका टाइम सेव होगा, आपको पता रहेगा कि आपको बुक में कहाँ से रीड करना है, और जब आप चाहेंगे तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अब जैसा कि आप अपने सामने देख रहे हैं, ये है आपका पेज नंबर 98 एंड योर चैप्टर इज मोशन। इस पूरे पेज पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है मोशन के बारे में, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो मोशन के इस चैप्टर के लिए जग जाए। तो मैं आपको फटाफट से जो यहाँ वाला पैराग्राफ है, ध्यान से देखिएगा कहाँ का, में जो ये वाला पैराग्राफ है, ये वाला दिख रहा है सबको? जो ये वाला पैराग्राफ है हम इसे ही पढ़ेंगे। यही फटाफट से मैं बता दे रही हूँ कि इसमें क्या है, उसके बाद हम सीधे यहाँ पे पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं, ये हमें फिर यहाँ पढ़ना है। ओके, तो आपने अपनी बुक में देख ही लिया कि हमें उस पहले पूरे जो राइट साइड का आपका पार्ट है, सॉरी लेफ्ट साइड का जो आपका पार्ट है, उसमें रिलेटिव मोशन का जो पैराग्राफ है वो कहाँ पर है, उसमें सिर्फ ये समझाया गया है। मैं एक एग्जांपल देके समझा दे रही हूँ, उसमें कई एग्जांपल लिए गए हैं। जैसे कि आप ट्रेन में बैठे हैं और प्लेटफॉर्म पे कोई बाहर खड़ा है, अचानक से आपकी ट्रेन चलती है। तो जब आपकी ट्रेन चलती है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ जो पर्सन होता है वो आपको बैकवर्ड की तरफ मूव करता हुआ लगता है। वो नहीं चल रहा है, हमारी ट्रेन चल रही है, पर हमें लगता है कि वो बैकवर्ड की तरफ जा रहा है। अब अगर हम उस पर्सन की तरफ से देखें, उसके सामने ट्रेन चल रही है और ट्रेन में हम बैठे हैं, तो हम ट्रेन के साथ हम भी मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो उस पर्सन के हिसाब से हम चल रहे हैं और हमारे हिसाब से भी वो पर्सन चल रहा है, जबकि एग्जैक्टली दोनों ही नहीं चल रहे हैं। हम अपनी ट्रेन में बैठे हैं, वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, हमारी ट्रेन चल रही है, राइट? इसे ही कहते हैं रिलेटिव मोशन, यानी कि एक के रेस्पेक्ट में ही हम दूसरे का मोशन देखते हैं। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। अच्छा, और अगर आप मान लीजिए ट्रेन के बगल में ही आपके साथ कोई फेलो पैसेंजर बैठा है, राइट? तो बाहर वाले पर्सन को तो वो भी मूव करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपको वो रेस्ट पे दिखाई देगा। तो आपके लिए उसका रिलेटिव मोशन रेस्ट है, लेकिन बाहर वाले पर्सन के साथ उसका रिलेटिव मोशन कुछ होगा, वो जीरो नहीं होगा, वो क्योंकि उसे वो मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही छोटी सी चीज थी। हमारे आसपास के सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें मूव करती हैं, राइट? हमारा अर्थ भी मूव करता है, और अर्थ के मूव करने के कारण ही हमें ऐसा लगता है कि सन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, जबकि एक्चुअली में सन अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा होता है। ये भी रिलेटिव मोशन का ही एग्जांपल है। तो ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, यही आपको राइट साइड के लेफ्ट साइड के पोर्शन में दिया हुआ है। ओके, अब हम फटाफट से देखते हैं कि हमारी जो एक्टिविटी है उसमें क्या दिया हुआ है। एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटीज़ की, सारी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, सारी आपको एग्जाम में नहीं पूछी जा सकती, लेकिन डेफिनेटली हमें उसे एक बार रीड कर लेना चाहिए। ये मैंने आपका जो पेज है उसे जूम कर दिया है, और यहाँ पे आप देखिए ये जो आपकी है एक्टिविटी 8.1। ओके, इस 8.1 में क्या लिखा हुआ है? डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसका जवाब तो बहुत आसान है, राइट? वो रेस्ट पे है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, राइट? अब यहाँ पे आता है कैसे? रिलेटिव मोशन।
हमें जो हम क्लासरूम में हैं हमें ऐसा लग रहा है कि ओके हमारा जो वॉल है क्लासरूम का वो तो रेस्ट पे है, लेकिन यही अगर आप अपनी क्लासरूम को या उसकी वॉल को यूनिवर्स में से देखेंगे तो चूंकि हमारा अर्थ मूव करता है तो इसलिए भी हमें क्या पता लगेगा कि हमारा जो वॉल है या हमारा जो पूरा ही क्लासरूम, क्या पूरा स्कूल ही वो मूव कर रहा है, राइट। तो प्लेस के हिसाब से बदल जाता है मोशन का नजरिया। क्लियर? अब फटाफट देख लेते हैं एक्टिविटी 8.2 में क्या है। ये है हमारी एक्टिविटी 8.2। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर टू मूव वाइल इट इज एट रेस्ट? ओके, तो जैसे कि अगर मान लीजिए हम एक ट्रेन में बैठे हैं और हमारी बगल वाली पटरी पे भी एक ट्रेन खड़ी है और उसमें कोई बैठा है, हमारी ट्रेन नहीं चल रही है, वो रेस्ट पे है, लेकिन बगल वाली ट्रेन चलने लगती है, तो हमें एग्जैक्टली ये समझ नहीं आता कि हमारी वाली ट्रेन चल रही है या बगल वाले की ट्रेन चल रही है। ओके, काफी टाइम लगता है इसको पूरा तरह से ग्रैस्प करने में कि ओके बगल वाली ट्रेन चल रही है, जब वो वहां से चली जाती है और हम वहीं रह जाते हैं, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा सेकेंड टॉपिक आप देख रहे हैं, ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट। तो आपका जो राइट साइड वाला पोर्शन है बुक का, उसमें सबसे नीचे में मैं आपको अंडरलाइन करवा दे रही हूँ कि कहाँ से आपको इसको अंडरलाइन करना है। ये देख रहे हैं आप लोग, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। ओके, तो यही है आपको जो आपको अपनी बुक में अंडरलाइन करके रखना है। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये ओरिजिन की डेफिनेशन है, राइट। अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि ये है क्या एग्जैक्टली। अच्छा, मान लीजिए कि मुझे बताना हो कि मेरा ये जो VMS कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है, राइट। तो मैं इसकी पोजीशन कैसे बताऊंगी लोगों को? ऑब्वियसली किसी चीज से रिलेट करके बताऊंगी, है ना, उस चीज का रेफरेंस लेके बताऊंगी कि इस चीज से ये इतनी दूर है। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है VMS। ओके, अब ये कितनी, मान लीजिए कि ये जो मेन रोड है वहां से 100 मीटर्स अंदर है, तो मैं कैसे बताऊंगी कि अगर ये आपकी जो मेन हाईवे है तो यहां से आप 100 मीटर अंदर आएंगे, राइट। तो ये जो मेरा हाईवे है इसे मैंने क्या बोला कि ये मेरा क्या है? रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, हाईवे तो बहुत लंबा हो सकता है, थोड़ा और प्रिसाइज कर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है, राइट। तो मैं क्या कहूंगी? इस हॉस्पिटल का नाम लेके बताऊंगी कि इस हॉस्पिटल से 100 मीटर अंदर, राइट। तो ये मेरा क्या बना? ये जो हॉस्पिटल है ये मेरा क्या बना? ये बना मेरा रेफरेंस पॉइंट। इसी तरह हम जितनी भी चीजों का रास्ता बताते हैं या उन चीजों को लोकेशन, उनकी लोकेशन बताते हैं, वो किसी चीज से रेफरेंस लेके ही बताते हैं। तो इन फिजिक्स, ये तो जनरल लाइफ की बात हो गई। फिजिक्स में हम जिस पॉइंट से किसी भी दूसरी पोजीशन का लोकेशन बताते हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं। इसे आपने कार्टेशियन प्लेन में बहुत अच्छे से देखा होगा। अगर मैं किसी कोऑर्डिनेट, जिन्हें नहीं पता कार्टेशियन प्लेन, XY प्लेन की बात कर रही हूं मैं, ओके, तो ये हमारा क्या होता है? ओरिजिन। अब इससे हम मान लें कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसकी दूरी बतानी होती है तो हम किससे बताते हैं? ओरिजिन से रिलेट करके बताते हैं ना, कि यहाँ से कितना दूर है और यहाँ से ये कितना दूर है, राइट। तो इस तरह से ये हो जाता है हमारा रेफरेंस पॉइंट। अब हम ये देख लेते हैं, दिस इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन बहुत ही छोटी सी होती है और ये होता क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी। न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी। जैसे कि अगर मैंने कहा कि ये 1 kg चीनी है, तो यहाँ जो 1 kg है दिस इज न्यू मैग्नीट्यूड, ओके। अगर किसी चीज की स्पीड या वेलोसिटी सपोज 10 किलोमीटर पर आवर है, तो वहां पे 10 क्या है? मैग्नीट्यूड, ओके। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कहीं पे भी, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ये कहाँ दिया है बुक में? आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने
बगल वाला पेज खोल लिया है, राइट, पेज नंबर 99। हमारा जो पेज नंबर 98 था वो ख़त्म हो चुका है, उसमें जो भी समझने लायक था वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं मैग्नीट्यूड, राइट। यहाँ पे देखिए मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ और आप इसे भी अपने पास अंडरलाइन कर लीजिए। The numerical value of a physical quantity is its magnitude. Okay, the numerical value of a physical quantity is its magnitude. I think आपको मिल गया होगा ये, ठीक है। और जिन्हें नहीं मिला है मैं इसे छोटा कर दे रही हूँ, देखिए पेज में कहाँ है, मिला, ओके। अब ये बाकी के पूरे पेज पे क्या है, तो बाकी के पूरे पेज पे जो नीचे के हेडिंग नीचे जो हेडिंग मैंने लिख रखी है दैट इज डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। हमें यही पढ़ना है इस पूरे पेज पे कि डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और ये अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ओके, हमें इस चैप्टर में दो ही तरह के मोशन पढ़ने हैं। मोशन कई तरह के होते हैं, राइट। आपके इस चैप्टर में दो ही तरह का दिया गया है, एक स्ट्रेट लाइन एंड दूसरा सर्कुलर। तो हम ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं ये सबके लिए है, मोशन के लिए, ओके। अब मैं इसे रब कर रही हूं, तो यहां पर मैंने दो कॉलम्स बना लिए हैं, एक डिस्टेंस के लिए एक डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर आप लिख रहे हैं तो आप भी ऐसे ही बना लीजिए, और अगर आपको स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है। बेहतर होगा कि आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लीजिएगा, पहले इसे समझ लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। ये बुक में भी लाइन लिखी हुई है, मैं बता दे रही हूँ कहाँ लिखी हुई है, पहले आप यहाँ देख लीजिए। Total path length covered, this is called distance, okay। and what is, okay, पहले समझ लेते हैं कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस क्या है, मान लीजिए ये कोई पोजीशन है A और ये कोई डेस्टिनेशन है B। कोई ऑब्जेक्ट है, सॉरी कोई पर्सन है, वो यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ तक जाता है, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन। तो सपोज वो कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करता है वहां जाने के लिए, ओके। तो ये जो यहां से यहां तक का पूरा पाथ है, मान लेते हैं कि कितना है, सपोज 60 किलोमीटर्स। ये पूरा 60 किलोमीटर चल के यहां तक जाता है। तो ये जो 60 किलोमीटर है ये इसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस, ओके। अब यहां जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, the shortest distance between initial and final positions। तो मैंने अपने मार्कर में इंक भर ली है, ओके, और यहाँ लिख भी दिया है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब ये होता क्या है, दैट इज इनिशियल मतलब जहाँ से शुरू करते हैं एंड फाइनल डेफिनेटली जहाँ आप एंड करते हैं। उन दोनों पोजीशंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब अगर मान लें कि कोई पॉइंट है A, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज B फाइनल, और कोई पर्सन है वो कुछ इस तरह का पाथ कवर करता है, ओके। तो ये क्या है, ये उसने पाथ कवर किया है यहां से वहां तक जाने के लिए, तो ये हो गया उसका डिस्टेंस, ओके। लेकिन अब इसी में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट, राइट। ए से लेके बी तक, ये इनिशियल से फाइनल तक के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी यही हम कहेंगे ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो लॉन्ग पाथ है ये हो गया हमारा डिस्टेंस। कुछ क्लियर हो रहा है। अगर उसने यहां से यहां तक कवर किया है सपोज 30 किलोमीटर,
और यहाँ से यहाँ तक सीधे है 10 किलोमीटर। तो ये हो गई इसकी डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसमें एक केस अराइज होता है डिस्प्लेसमेंट में, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्लोज्ड पाथ में हो। क्लोज्ड पाथ कैसा? लाइक सर्कुलर, या फिर ऐसा कोई भी पाथ जिसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, राइट? इनिशियल फाइनल सेम कैसे होगी? सपोज ए से चलना शुरू किए, बहुत दूर तक गए और वापस ए पे ही आ गए। मान लेते हैं ये है मार्केट और ये है होम, राइट? तो सपोज करिए कि आप होम से चलना शुरू करते हैं। ओके, आपने होम से चलना शुरू किया और चलते 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 मार्केट तक गए। मार्केट में जो भी खरीदारी करनी थी हमने कर ली और वहां से खरीदारी करके हम वापस अपने घर आ गए। तो अब वापस हम अपने घर ही आ गए, दैट मीन्स हमारा इनिशियल और फाइनल दोनों ही पोजीशन एक जगह आ गया, ए पर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी 0। ओके, और डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस कभी 0 हो ही नहीं सकती। अगर कोई व्यक्ति कुछ पाथ कवर कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती। सपोज आपका मार्केट है 5 किलोमीटर्स पर, ओके, तो आप 5 किलोमीटर्स पर गए और वापस आते वक्त आपने कोई दूसरा पाथ ले लिया सपोज, या उसी पाथ से भी वापस आए, तो भी मुद्दा कौन से पाथ से आए हैं उससे नहीं है, उसी जगह पे पहुंचने से है। ओके, अगर आप चाहें तो इसी पाथ को वापस फॉलो करके आइए और नहीं तो दूसरे पाथ को फॉलो करके आइए। मान लेते हैं हम दूसरे पाथ से आए थे घूमते हुए, तो हमने 7 किलोमीटर्स वापस आने में कवर किया। तो 5 + 7 दैट इज टोटल 12। तो डिस्टेंस यहाँ पे 12 है, लेकिन चूंकि वो जिस पॉइंट से शुरू हुआ वापस घूमकर उसी पॉइंट पर आ गया, दिस इज अ क्लोज्ड पाथ, राइट? यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती हैं, तो उनके बीच का जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, और सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं है। फाइन, अब इसमें डिफरेंस क्रिएट कैसे होता है देख लेते हैं। इसमें डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, ये कुछ वैसा ही फिगर है जैसा आपकी बुक में बना हुआ है, राइट? सेम नहीं है बट ये वैसा ही है। कोई पर्सन है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो पोजीशन ओ से चलना शुरू करता है और पोजीशन सी तक जाता है, राइट? ओ से कहां तक जाता है? सी तक। तो टोटल वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? 60 + 30 + 40 दैट इज 130। तो यहां पे उसने कवर कर लिया 130 सपोज किलोमीटर। ओके, अब अगर मान लें कि वही ऑब्जेक्ट वापस C टू B पर आ जाता है। पहले कहां गया? O टू C गया, अब वापस वो C से B पर गया। ओके, तो अब उसकी टोटल डिस्टेंस कवर कितनी हो गई? 130 में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? 40। तो ये हो गया अब 170 किलोमीटर। तो अगर वो फाइनली B पर पहुंचता है, ये उसका फाइनल पोजीशन है और ये उसका इनिशियल पोजीशन है, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर कर ली है? 170। लेकिन अब इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो आप बताइए। इनिशियल है 0 पर, ये 0 ही है, डेफिनेट सी बात है, और ये फाइनल पोजीशन है B पर। तो यहां से यहां तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? स्ट्रेट लाइन है ना, सीधे ही जाएंगे। कितनी है? 60 + 30 दैट इज 90 किलोमीटर। अब क्लियर हुआ? यानी कि डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, जितना वो ऑब्जेक्ट चलेगा, जितना भी चलेगा, वो सारा उसके डिस्टेंस में एड अप होता जाएगा।
लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो सिर्फ ये देखते हैं कि पूछे गए सवाल में इनिशियल और फाइनल के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। अगर यही ऑब्जेक्ट वापस चलते हुए O पर आ जाए, मतलब O टू C जाए एंड देन अगेन C टू O पर आ जाए, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0, राइट? क्योंकि जहां से चलना शुरू किया वहीं पे वो वापस पहुंच गया। लाइकवाइज अगर आपने कोई बॉल या स्टोन अपने हाथ में लिया है और उसे ऊपर उछाल दिया, तो वापस आपके, और आपने उसे पकड़ भी लिया, राइट? जहां से उछाला था वहीं से आपने उसको कैच भी कर लिया, तो अगेन ये कैसा एग्जाम्पल है? 0 डिस्प्लेसमेंट का, राइट? आई थिंक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये तो क्लियर हो गया होगा। अब आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बताइए डिफरेंस। उसके पहले आप लिख लीजिए इसकी एसआई यूनिट। ओके, एसआई यूनिट आपको याद रखनी जरूरी है। एसआई यूनिट इसकी भी क्या होती है? मीटर, और इसकी भी क्या होती है? मीटर। एसआई यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं है, इसको डिफरेंस में लिख के मत चले आइएगा, कुछ बच्चे लिख देते हैं, राइट? ये डिफरेंस नहीं होता है, कैसे हो सकता है? तो अब हम इसमें लिखेंगे डिफरेंस। एक डिफरेंस मैंने लिख ही रखा है, बाकी के 3 हम लिख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम शुरू करते हैं इसमें बाकी के 4 डिफरेंस। तो बुक में जो डायग्राम आपके बना है उसमें यही चीज एक्सप्लेन की गई है जो मैंने अभी आपको यहाँ एक्सप्लेन की है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कुछ और डिफरेंस भी होते हैं, वो हम देख लेते हैं। सेकेंड डिफरेंस, इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली ऑफ, सॉरी ये 1 इसके लिए है ना, ये इसके लिए है। ओके, इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड ओनली का मतलब क्या हुआ? यानी कि इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। देख लेते हैं। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा वेक्टर, और यहां पे ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा स्केलर। ओके, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्या होता है? ये उसी डेफिनेशन है कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो सारी चीजें स्केलर होती हैं। ये बाद में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। और वेक्टर क्या होता है? तो वेक्टर वो सारी चीजें होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन होता है। इसे एग्जांपल से कैसे समझेंगे? बहुत सिंपल है। मान लीजिए मैं साइकिल चला रही हूँ या आप साइकिल चला रहे हैं ठीक है, और आप साइकिल चलाते हुए 5 किलोमीटर, बहुत कम हो गया, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। तो अगर मैंने सिर्फ कहा कि अ पर्सन इज साइकिलिंग बाय 10 किलोमीटर पर आवर, तो वो हो गया आपका मैग्नीट्यूड, राइट? अगर मैं कहूं दैट द पर्सन इज साइकिलिंग बाय 10 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, अगर कहूं कि वो साइकिल चला रहा है उत्तर यानी नॉर्थ की दिशा में, तो मैंने साथ साथ क्या दे दिया? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ वो किधर जा रहा है ये भी बता दिया। तो दैट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ये जो मैंने डेफिनेशन अभी आपको बताया, सॉरी एग्जांपल जो आपको दिया, ये स्पीड और वेलोसिटी का है। सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर कहेंगे तो स्पीड हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी, और अगर 10 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ या ईस्ट और वॉट एवर कोई भी डायरेक्शन, तो वो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज वेलोसिटी। ओके, वो भी अभी हम पढ़ेंगे, वो हमारे नेक्स्ट पेज पर आएगा। उसके बाद थर्ड लिख लेते हैं, इट कैन नॉट बी 0, ये कभी 0 नहीं हो सकती। एंड इसमें थर्ड लिख लेते हैं, इट कैन बी 0। ओके, अब आप एक बात बताइए, क्या किसी केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या किसी केस में इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में चलती जाऊं, राइट, और ए से चलना शुरू करूं और बी के पी जाके रुक जाऊं स्ट्रेट लाइन में, तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरा डिस्टेंस भी
डिस्प्लेसमेंट भी दोनों बराबर ही होगा। तो यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। ओके क्लियर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। ओके क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकती है? क्वेश्चन है मेरा, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकती है? जवाब भी मैं ही दे रही हूँ कि नहीं हो सकती। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती। इसको अगर आप जो अभी हम लोग ने प्रीवियस जो मैंने डायग्राम बनाया था उसे आप याद रिकॉल करने की कोशिश करिए या बैक करके एक बार देखिए कि कैसे डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती। राइट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ पॉइंट दैट डिस्टेंस कैन बी इक्वल और greater than displacement, equal to और greater than displacement। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगेन इक्वल तो हो सकती है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, ये सवाल, इस तरह के सवाल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में घुमाकर पूछे जा सकते हैं। कोई एक एग्जांपल दे देगा और उसमें फिर पूछेगा कि बताइए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रही है या डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है, कि क्या कभी ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि डिस्टेंस ज़्यादा होती है और डिस्प्लेसमेंट कम। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। ओके, तो ये है 4 डिफरेंस, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं रिकमेंड करूंगी कि इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब हम फटाफट से एक लास्ट वर्ड भी मैंने लिख रखा था जिसे मैंने अब इरेज कर दिया है, दैट इज ओडोमीटर। बहुत से लोगों को हो सकता है पता भी हो, बुक में कहा है मैं दिखा दे रही हूँ। ओडोमीटर कुछ नहीं होता, सिर्फ एक डिवाइस होती है जो कि आपकी गाड़ी में लगी होती है, किसी भी व्हीकल में लगी होती है, जो डिस्टेंस को मेजर करती है कि ये व्हीकल कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है अब तक। राइट, बहुत से लोगों ने इसे अपनी गाड़ियों में देखा भी होगा और इस्तेमाल भी करते होंगे। बस इसका नाम अगर ना पता हो तो जान लीजिए, इट इज ओडोमीटर। ओके, अब बुक में कहाँ है फटाफट से देख लीजिए। ये मैंने जूम कर दिया है पेज नंबर 99 पे। ये जो आपको एक्टिविटी दिख रही है, राइट, ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में यहाँ पे देखिए, अ डिवाइस इज नोन एज ओडोमीटर। राइट, और ये क्या होता है, शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये दोनों लाइनें आपने अंडरलाइन कर लीजिए, दैट अ डिवाइस शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नोन एज ओडोमीटर। क्लियर, तो बस यही था आपके इसमें। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 3 पर, मतलब पेज नंबर 100 पर। ओके, ये आपका पेज नंबर 100 है। इसमें आप पहला वाला सवाल देखिए। पहला सवाल क्या कह रहा है आपको, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि क्या इसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। जवाब क्या होगा, यस, इसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। राइट, तो इसका आंसर आप लिखेंगे फर्स्ट का, यस, इसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए सर्क्यूलर। राइट, सर्क्यूलर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये क्या है, सर्क्यूलर। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बनी है तो उसके लिए सॉरी। फाइन, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, द फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। तो आप अपनी कॉपी में जरा इसको लिख लीजिए, यही न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि इस एक आदमी है जो कि अपने स्क्वायर फील्ड में 40 सेकेंड में उसको कवर कर लेता है। तो आप इसको लिख लीजिए कि एक राउंड कवर करने में उसको कितना टाइम लगता है, 40 मीटर। राइट, अब आगे वो आपसे कह रहा है कि अगर वो, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट
ऑफ द फार्मर, यानी इस क्वेश्चन में निकालना क्या है आपको, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ये डिस्प्लेसमेंट आपको निकालनी है एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो अब मैं क्वेश्चन हटा दे रही हूं, राइट, क्वेश्चन मैंने हटा दिया है। अब आप देखिए कि अगर वो ये स्क्वायर है आपके सामने, ये स्क्वायर है हमारा 10 मीटर, एक राउंड 40 सेकेंड्स में ये 40 सेकेंड्स में ये मेरा राउंड कवर करता है, एक राउंड, यानी यहाँ से सपोज पॉइंट आई, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से इसने शुरू किया और फिर पूरा आई पर आगे आगे खत्म किया। तो ऐसा करने में उसे 40 सेकेंड्स लगते हैं। वो अपनी इस बाउंड्री पे कितना देर तक घूमता है, द टाइम गिवन इज 2 minutes and 20 seconds। तो 2 minutes में कितने सेकेंड्स होंगे टोटल, 2 into 60, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 2 into 60 is 120 सेकेंड्स, राइट। तो 120 को इसमें ऐड कर लीजिए, कितना हो गया टोटल 140 सेकेंड्स, यानी टोटल टाइम जो वो अपनी पूरी बाउंड्री के अलोंग घूम रहा है वो कितना है 140 सेकेंड्स। अब यहां पे देखिए, एक राउंड कवर करने में उसे कितने लगते हैं 40 सेकेंड्स। तो हम इस 140 सेकेंड को 40-40 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और एक एक राउंड कंप्लीट करते जाएंगे। फर्स्ट राउंड के लिए वो यहां से चलना शुरू करता है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया, कितना उसका हो गया 40 सेकेंड फर्स्ट राउंड के लिए हो गया, राइट। अच्छा, अगर यहीं से चलना शुरू किया और यहीं आके खत्म कर दिया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, फर्स्ट राउंड के लिए उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। अच्छा, सेकेंड राउंड भी 40 सेकेंड्स में कवर करेगा, यहां से चलना शुरू किया, वापस पूरा घूम कर आया, राउंड कंप्लीट, अगेन उसको कितने लगे 40 सेकेंड्स, 40-40 कितने हुए 80। अभी भी हमारे पास 80 और 140 में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो हमें और राउंड्स चलाने होंगे। एक और राउंड चलाते हैं, थर्ड राउंड वो 40 सेकेंड और चल के गया, ठीक है। तो अभी भी कितना हुआ 40-40-40 जोड़िए 120, राइट, यानी कि अब वो तीसरा राउंड कंप्लीट करके आता है और अगेन उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0, क्योंकि वो जहां से चलना शुरू कर रहा है, आई से चलना शुरू कर रहा है उसकी इनिशियल पोजीशन से, और वो वहीं आके खत्म कर दे रहा है। तो तीनों राउंड कंप्लीट होने के बाद भी उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0। अब फोर्थ राउंड 120 और 140 में कितना डिफरेंस है 20, राइट। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है 120 सेकेंड्स, और ये अभी भी 140 में से इसको अगर आप हटाएंगे तो ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया है, 140 सेकेंड्स में से आप इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 20 सेकेंड्स। अब यानी कि वो थर्ड राउंड के बाद भी 20 सेकेंड्स चलता है, अगर उसको पूरा चलने में 40 लगते हैं तो दैट मीन्स एक तरफ चलने में 10 सेकेंड्स, राइट, वो 10 सेकेंड्स में एक बाउंड्री कंप्लीट करता है। तो 20 सेकेंड्स में कहाँ चलेगा 10, यानी कि उसकी फाइनल पोजीशन यहाँ पर है, क्लियर, उसकी फाइनल पोजीशन यहाँ पर है, 20 सेकेंड्स चलने के बाद वो यहाँ पे आएगा। तो और डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, इनिशियल से फाइनल तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नॉट ओनली डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो उसकी 10-10-20 होगी, लेकिन आपको डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमें इसे क्या करना होगा ज्वाइन, हमें ये निकालना है, हमें इस स्क्वायर का डायगोनल निकालना है, राइट। डायगोनल कैसे निकालेंगे आप इस स्क्वायर का, तो यहाँ पे हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में इसको कुछ नाम दे देते हैं, सपोज ओ। तो इस ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल IOF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर इज इक्वल टू IF का स्क्वायर, यही होगा पाइथागोरस थ्योरम। बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, दैट इज 10 का स्क्वायर
प्लस 10 का स्क्वायर, और ये हमें निकालना है आई एफ यही हमें निकालना है। तो ये कितना हो गया 100, ये भी कितना हो गया 100, एंड दिस इज आई एफ का स्क्वायर, तो इट इज 200 आई एफ का स्क्वायर। अब 200 को आपको पूरा प्राइम फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसमें सिर्फ क्या करेंगे 2 इंटू 100। 100 किसका स्क्वायर होता है, तो 100 स्क्वायर होता है 10 का, तो 10 जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो 10 को स्क्वायर रूट के बाहर निकाल दीजिए, तो क्या बनेगा आपका आंसर 10 एंड रूट 2 मीटर, यही आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। ओके, और दूसरा आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई स्क्वायर है और आपको उसका डायगोनल फाइंड करना हो, तो जैसे स्क्वायर का अगर साइड ए है तो उसका डायगोनल होता है ए रूट 2। ओके, तो अगर इसकी साइड 10 है तो इसके डायगोनल सीधे सीधे 10 रूट 2 ही होंगे। अगर मान लीजिए साइड 5 है तो डायगोनल होगा 5 रूट 2। इसे आप ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए याद रख सकते हैं, ये आपकी कैलकुलेशन फास्ट करेगा और सीधे अगर पूछा जाए तो वहां पे भी काम आएगा, राइट। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है जितना मैंने कहा था 98, 99 और 100 पर क्वेश्चन आंसर। ओके, अगर आपको मेरा ये जो टीचिंग मेथड है, राइट, जिसमें मैं एनसीईआरटी को भी साथ में लेके चल रही हूँ, आपको ये बता रही हूँ कि कहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी है और कौन सी लाइंस आपको उस पूरे पेज में पढ़नी है, और साथ में मैंने यहाँ पे आपको नोट्स भी दे ही दिए हैं, उन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट से पढ़ सकते हैं तो वेरी गुड, बट आई रिकमेंड कि आप उसे लिख लीजिएगा, बहुत नहीं है, मुश्किल से एक पेज भी नहीं होगा। ओके, तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो फिर मुझे कांटेक्ट करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको मुझसे 1-to-1 लर्निंग करनी है या ग्रुप क्लास लेनी है ऑनलाइन, मैं पढ़ाती हुई हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे टीचमेंट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, तो आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करिए और साथ में बताइए अगर आपको मुझसे पढ़ना हो तो। ओके, और कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो या कोई दूसरा टॉपिक हो जो आप पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो ये मेरा पहला वीडियो था क्लास 9 के ऊपर, पार्ट फर्स्ट। इस पर मैं दूसरा वीडियो कल ही डालूंगी, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद के सारे वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू and have a nice day.